हेलो चैम्पियंस। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम सीरीज़ देखने के लिए उत्सुक होंगे। आज हमारी 14वीं क्लास है, 14th नंबर की आज हमारी क्लास होने वाली है पीवाई की सीरीज़। और ये 2027 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर 2026 में भी जो आपके एक्स वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, है ना, एयरफोर्स, जो आपके एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनमें जो जीके जीएस आती है, उनके लिए ये बाई ग्रुप में आती है, एक्स ग्रुप में नहीं आती, उनके लिए बेस्ट सीरीज साबित होने वाली है। 2027 में अगर आप आर्मी, जीडी, है ना, ट्रेडमैन, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी ये आपके लिए बेस्ट सीरीज साबित होने वाली है ना। ये हमारी जो सीरीज़ है वो बेस्ट जीके जीएसपीवाई की सीरीज़ 2027 साबित होने वाली है। चलो देखो, ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। लाइक वीडियो को करना होता है, कमेंट करके ये बताना होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्लास में आप जो क्वेश्चंस लगाते हैं उनके आंसर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर आपको क्विज़ेस करने हैं इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डे टू डे अपडेट। ओके, चलो शुरू करते हैं टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन ऑल्सो नोन एज। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो कैसे दिए थे। देखो, जो न्यूटन्स जो थे हमारे, जो न्यूटन महाराज थे, उनके ऊपर क्या गिरा था? कभी कभी ये इतना सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उनके ऊपर क्या गिरा था? ये सेब गिरा था, ठीक है। और न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से 3 नियम? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, चलो डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो इसमें जो पहला जो नियम है वो नियम क्या कहता है? तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई भी वस्तु ब्रह्मावस्था में रहती है या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे, बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। देखो, जैसे कोई ट्रेन है, अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो तब तक आगे की तरफ जाती रहेगी जब तक कि आप उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो ब्रेक है वो क्या हो गया? ये असंतुलित फोर्स हो गया। क्या हो गया? बाहरी असंतुलित फोर्स। या कोई बॉल है, ठीक है, बॉल रेंगते 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 जा रही है, ठीक है, और एक दूरी पे आगे तो खैर ये रुक जाती है, लेकिन अगर आप इसको जल्दी ना रोके तो ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे, तो आप जब तक आप नहीं रुकते तब तक आप क्या करते हैं? आप चलते जाते हैं। या कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये बॉल है, बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तो बॉल में जब तक आप धक्का नहीं देंगे तब तक ये क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने इस पर असंतुलित, बाहरी असंतुलित बल लगाया तो ये क्या कर जाएगी? ये गतिमान हो जाएगी। और इसी को कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई भी वस्तु अगर ब्रह्मावस्था में है तो वो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, कोई भी वस्तु समान वेग से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये इनर्शिया क्या होता है इस इनके बारे में भी बताऊँगा। पहले इसके एग्जाम्पल देखो। वस्तु अपनी, जो वस्तु है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब आप जा रहे हैं तो आप जब उसका उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, उस पर कोई भारी बल लगा दें तो वो विरोध करती है और क्या करती है? रुक जाती है। इसका ये सीधा सा मतलब है। देखो, जैसे क्या है, चलती बस में, चलती बस अगर एकदम से रुकती है तो यात्री क्या होता है? यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्यों होता है? गति के पहले नियम के अनुसार ये होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस पर अचानक से बाहरी एक फोर्स लगा जिसके कारण जो गतिमान वस्तु है वो रुकी, तो उसका जो इफेक्ट है वो आप पर भी आया। देखो, जैसे ये है, ये मूविंग बस है, जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो ये आगे की तरफ भागता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, हमने अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक चीज़ की बात करी थी, जड़त्व। तो जड़त्व होता क्या है? जड़त्व है क्या? जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम या समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही कहता है। तो जो गति का प्रथम नियम है और जड़त्व का नियम है वो एक ही है। दूसरी चीज़, जड़त्व को आप नापते कैसे हैं? तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वही उसका जड़त्व है, वही उसका क्या है? जड़त्व है। मतलब
अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा द्रव्यमान है, मोर द्रव्यमान, तो उसमें क्या हो जाएगा, मोर जड़त्व, मतलब अधिक जड़त्व। मतलब नहीं समझे, समझे ये, जैसे ये एक ट्रक है, ये क्या है, एक ट्रक, और ये है एक मोटरसाइकिल। तो द्रव्यमान किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो ट्रक है, ट्रक में जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा। जब इसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जब इसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, तो इसका जो जड़त्व है वो भी क्या होगा, जड़त्व भी ज़्यादा होगा। द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम होगा। समझे? ओके, चलो अभी बढ़ते हैं आगे, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीधा सा किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर है उस पर जो बल लग रहा है, बल अगर हम लगाते हैं इस पे F, तो ये क्या समानुपाती है, समानुपाती है किसके? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग, मतलब जो F है वो क्या है, इसके F इक्वल टू एम ई यहाँ पे हो जाता है, और ये फॉर्मूला निकल के आता है, जहाँ F क्या है, F बल है, M द्रव्यमान है, और जो A है वो है त्वरण। ठीक है, इसका साधारण सा एक उदाहरण ये होता है कि जैसे जब आप कोई कैच पकड़ते हैं, जब आप कोई कैच लेते हैं, तो जो बॉल है, इंजरी से बचने के लिए आप हाथ को पीछे की तरफ लेके आते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ संवेग। तो पहली चीज़ आती है यहाँ, संवेग होती क्या है, जो हमारा संवेग है वो क्या है। ठीक है, तो संवेग है, संवेग को हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, और संवेग जो होता है वो किसी जो जो कोई भी हमारी वस्तु है, उसकी जो गतिमान वस्तु है उसकी गति की मात्रा को ही हम संवेग कहते हैं। किसकी? गतिमान वस्तु की गति को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू एम इंटू वी। ये m है यहाँ पर द्रव्यमान, और b है यहाँ पर वेग। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन, मतलब देखो जैसे यहाँ पे जो सेकंड लॉ है, संवेग में परिवर्तन, जो p है, p में परिवर्तन कर रहे हो आप टाइम के साथ में। p में क्या परिवर्तन कर रहे हो? टाइम के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको पढ़ाऊँ, इससे क्या है, p संवेग में परिवर्तन, जो f है, यहाँ पे देखो जो f है वो है क्या, संवेग में परिवर्तन के बराबर। टाइम के सापेक्ष आप परिवर्तन करोगे। चलो मैं अब यहाँ पे लगा दी, तो P हमने क्या लगा है, एम बी अपॉन टी। अब ये देखो जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को तो हम त्वरण कहते हैं, तो हम जो B अपॉन टी है उसको A लिख सकते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आया F इक्वल टू एम ए। समझे? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे हम ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं और ज़मीन हमें आगे की ओर धक्का देती है, तब हम चल पाते हैं, तब हम चल पाते हैं, और इसी को ही हम घर्षण कहते हैं। ठीक है, गैस नीचे की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। जब तक गैस नीचे की तरफ नहीं निकलेगी उसका पिकअप नहीं बनेगा, तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बैलून से हवा नीचे की तरफ निकलती है तो बैलून ऊपर की तरफ उड़ता है। समझ गए? तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप संवेग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। और थर्ड जो लॉ है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको चीज़ें ये सारी समझ में आ गई होंगी। देखो, व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड। जब कोई व्यक्ति नाव में छलांग लगाता है, नाव से छलांग लगाता है, तो नाव जो है वो पीछे की तरफ आती है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ आपको कहाँ धक्का देगी? पीछे। यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया। और ये कौन सा लॉ है?
ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया? भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि जो है वो थी क्या? सब्सिडरी अलायंस ये था क्या? सहायक संधि 1798 में आती है और उसको कौन लेके आता है? इसको लेके आता है लॉर्ड ब्लेसली। कौन लेके आता है इसको? लॉर्ड ब्लेसली लेकर आता है। ठीक है, इसमें था क्या? इसमें था कि जैसे कोई राज्य है, ठीक है, जैसे ये राज्य है, इस राज्य में क्या होगा जब अगर ये सहायक संधि के तहत आता है ना, सहायक संधि अगर अंग्रेज इससे कर लेते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर इस राज्य में जो सैनिक रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे ब्रिटिश, किसके? ब्रिटिश आर्मी के। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका जो पे है, इनका जो खर्चा है वो कौन देगा? वो खर्चा देंगे वहाँ के प्रिंसली स्टेट के राजा। इनको कंपनी नहीं देगी, कौन देगा खर्चा? राजा देगा। बिना ब्रिटिश के अनुमति के, बिना ब्रिटिश के अनुमति के जो राजा हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इनके राज्य में एक आदमी बिठाया जाएगा ब्रिटिश रेजिडेंस का, ब्रिटिश रेजिडेंट्स की एक नियुक्ति होगी। ये कौन है? ये भैया हमारे अंग्रेज हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के पूरा जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। दूसरा, यूरोपियन पावर जो है, अन्य यूरोपियन पावर हैं, उनसे बिना इनके आप संधि नहीं कर सकते। ये है हमारा सहायक संधि। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने अपनाया था? तो सबसे पहले इसको अपनाता है हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर, है ना, मैसूर जब एंग्लो मैसूर वॉर हो जाते हैं उसके बाद में, तंजौर 1799 में, अवध, है ना, मराठा और भोसले इसको अपना लेते हैं। चलो, तो इसको लेके कौन आया था? लॉर्ड ब्लेसली इसको लेके आया था। डलहौजी क्या लेके आया था? डलहौजी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, आगे मैं इसको बताऊंगा। चलो, दूसरी है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था? हैदराबाद। और कब करी थी? 1798 में। मैसूर 1799 में। अवध ने 1801 में। और ग्वालियर ने 1803 में करी थी आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। एक चीज़ और, फ्लावर से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे और लगाया। हाँ, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, जिसको डलहौजी लेके आया था, स्टेट वुड बी एनेक्सेड इफ, इसको कब अपनाया जाएगा, कब प्ले किया जाएगा? शासक युद्ध में हार जाएगा तब? नहीं। शासक कम कर देगा? नहीं। या शासक अंग्रेजों का विरुद्ध करेगा? नहीं। शासक का जब कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाएगा। वह व्यपगंत जो सिद्धांत है वो लग जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लेके कौन आता है? इसको लेके आता है डलहौजी। इसको कौन लेके आता है? डलहौजी। सबसे पहले इसमें जो हमारी रियासत आई थी वो सतारा आई थी 1848 में। ठीक है, उसके बाद जैतपुर, संभल, भगत, उदयपुर, है ना, झांसी सबसे बाद में आती है इसमें 1853 में। उसके बाद नागपुर ये आ जाता है। इसमें क्या है कि जब राजा, कोई भी राजा या रानी है, उनका अगर कोई अपना पुत्र नहीं है, कोई अपना सगा पुत्र अगर नहीं है, तो वो कोई दत्तक पुत्र भी गोद नहीं ले सकते। दत्तक पुत्र जो है वो गोद नहीं लेंगे। उसको ये क्या है, ये सही नहीं मानते हैं। अंग्रेज जो है उसको वैलिड नहीं मानते थे और वो राज्य अपने कंट्रोल में ले लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई थी, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक दत्तक पुत्र, मतलब एक पुत्र को गोद लिया था। और उसी वजह से झांसी जो हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, वो भी इसी का पार्ट आप मान सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है क्वेश्चन वो है, फूल का नर जनन अंग कौन सा होता है? फूल जो है, फूल का जो नर जनन अंग है वो कौन सा होता है? तो देखो, फूल जो है उसमें दो अंग होते हैं, स्टेमन और दूसरा होता है पिस्टल। ठीक है, स्टेमन, मैन आ गया तो ये क्या हो गया? पुरुष। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? ये है स्त्रीलिंग, स्त्री केसर इसको बोल देते हैं, स्त्री केसर। और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उससे पहले मैं आपको बताऊँ। देखो, जो मैंने आपको बताया था स्टेमन 2 चीज़ों मिलकर बना होता है, एंथर और दी फिलामेंट। किस से? एंथर होगा और क्या होगा? फिलामेंट होगा। दूसरी चीज़, जो स्त्रीलिंग वाला पार्ट है, यहाँ पुरुष लिंग, और अगर स्त्रीलिंग वाला पार्ट, स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, और ये जो दिख रही है आपको ये ओवरी, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी।
ये, ठीक है। कौन कौन सा, 1, 2 और 3, ये स्त्रीलिंग के पार्ट हैं। इसको हम कर देते हैं 1 और ये 2, ये। अच्छा, दूसरी चीज़ जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में होता कैसे, देखो जो स्टेमन है, जो एंथर है, एंथर ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, यही एंथर है। ये क्या है, यही एंथर है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है, ये है इसका फिलामेंट। होता क्या है कि जो एंथर है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मतलब जहाँ से, पॉलन ग्रेन्स क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हैं कि सीमन है, सीमन है, ठीक है, जिससे दूसरे पौधे बनेंगे। वो क्या होता है, वो यहाँ से उठ के और स्टिग्मा पे चला जाता है। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा होता है चिपचिपा। ये क्या करता है, ये इसको यहाँ पे चिपका लेता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, पॉलन ट्यूब अपने आप से एक पॉलन ट्यूब यहाँ पर बन जाता है, और पॉलन ट्यूब से जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है ओवरी में। कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी में, और यहीं पे सीड का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टाइल, स्टाइल क्या है, ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर से आप जो कवरिंग देख रहे हैं, यही है स्टाइल। और स्टाइल क्या है, ये स्त्रीलिंग का पार्ट है। स्टिग्मा कैसा होता है, चिपचिपा होता है, ये सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। पीटल, ये तुम्हारी पीटल होती है, इन सब का इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन है पौधों में कैसे होता है। पौधों के 2 भाग होते हैं। स्टेमन, मैंने आपको बताया, स्टेमन को बोलते हैं पुंकेश्वर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर परागकोश और फिलामेंट तंतु, मतलब ये ऐसे, और इसके ऊपर जो लग जाता है ये जो है वो आपका तंतु है, और ऊपर जो है वो क्या है, परागकोश। क्या है, परागकोश। दूसरा पिस्टल या कार्पेल, ये क्या है, ये स्त्री केसर या अंडप है। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। स्टिग्मा, ये कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है, और क्या करता है, पॉलन जो ग्रेन आपको मिलते हैं, पॉलन ग्रेन जो आपको मिलते हैं उनको क्या कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, वर्तिका, स्टाइल ये क्या होती है, ये बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। और ओवरी, ये क्या है, ये अंदर की साइड होती है जिसमें ओव्यूल्स, बीजांड बनते हैं, जिससे क्या होता है, बीजांड बनते हैं। नर और मादा युग्म आपस में मिलकर युग्मनज, जाइगोट बनाते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कह देते हैं। दूसरी चीज़, अब किस चीज़ से किस चीज़ का निर्माण होता है, बीज और फल का जो निर्माण है वो कैसे होता है। सबसे पहले ओव्यूल, और ओव्यूल बनेंगे कहाँ, ये ओवरी में बनेंगे। ओवरी से, ये ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। जैसे ये, और दूसरा ओवरी जो है, ओवरी किस में बदल जाती है, ये बदल जाती है फ्रूट्स में, किस में, फल में। अंडा से फल में बदल जाता है, जाइकोट भ्रूण में बदल जाता है। ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फूल जो है, फ्लावर, ये कहाँ, इसका क्या होगा, फ्लावर का परागण होगा। परागण हम किसको बोलते हैं, परागण वो प्रक्रिया होती है जिसमें पॉलन ग्रेन जो परागकोश है, परागकोश से, मतलब ये ऐसे यहाँ पे होता है परागकोश, परागकोश से, ये जब परागकोश से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं, तो यही जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलन थ्रॉप, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन, परागण, क्या बोलेंगे, परागण इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर। फूल के बाद परागण होगा, उसके बाद पराग नली के द्वारा वो कहाँ जाएगा, फनल ट्यूब के द्वारा नीचे, फर्टिलाइजेशन उसका होगा, जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, और नया पौधा बन जाएगा, या फिर कभी कभी फल भी बन जाता है, ठीक है। चलो, तो इसमें पूछा गया है फूल का नर जनन अंग कौन सा है, नर, तो ये क्या है, ये तो स्त्री का वाला पार्ट है, ओवरी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग का पार्ट है, वर्तिका ये भी क्या है, स्त्रीलिंग का पार्ट है। तो बचा कौन सा, स्टेमन, पुंकेश्वर, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग का वह चिपचिपा भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है, क्या होता है, ये हमारा क्या है, एंथर से पॉलन ग्रेन जाएगा, और ये किस पे जाएगा, स्टिग्मा पर। किस पे जाता है, ये जाता है स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा क्या है, यही चिपचिपा भाग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टाइल जो इसकी कवरिंग होती है, इसको स्टाइल, और नीचे यहाँ ओवरी इसकी होती है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिया है, स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिया है।
तो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो हम फ्रांस की क्रांति से लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें हमने कौन सी कहाँ से ली हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली लिया, कानून का शासन लिया, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया, एकल नागरिकता लिया और संसदीय विशेषाधिकारों की हम बात करते हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा हम बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से देखो, अमेरिका से जो आपने चीज़ें ली हैं वो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो आम आदमी मतलब पीपल ऑफ कंट्री, जो पीपल ऑफ जो कंट्री है को क्या बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। मतलब जो आम नागरिक को पावरफुल चीज़ें बनाती हैं वो हमने सारी यूएसए से ली हैं। जैसे मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध है, आम आदमी को क्या बनाती है, पावरफुल बनाती है। जुडिशियली रिव्यू, ये भी क्या है, ये भी सरकार के विरुद्ध होता है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इंडिपेंडेंस मतलब जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, यहाँ पे भी सरकार के एक तरह से विरुद्ध होती है। इम्पीचमेंट ऑफ द राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। कनाडा से हमने कौन सी चीज़ें ली है, कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र वाला संघीय व्यवस्था। मतलब फेडरल का मतलब क्या है, राज्य भी हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जो केंद्र है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये हमने लिया है कनाडा से। रेजिडुअल पावर इन विद सेंटर, अवशिष्ट शक्तियाँ लेकिन किसके पास, केंद्र के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, इसमें क्या है कि जो ताकत है वो हमने केंद्र को दी है। किसको दी है, केंद्र को। केंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जो केंद्र को ताकतवर बनाता है, पावरफुल बनाता है, वो हमने कहाँ से लिए, कनाडा से। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार करती है, कहाँ, राज्यों में, ठीक है। तो ये क्या है, राज्यों के रखरखाव के लिए, राज्यों की देखभाल के लिए। तो हमने सेंटर को यहाँ पे पावरफुल बना दिया, ठीक है। आयरलैंड से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ द इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जॉइंट सिटिंग फॉर दी पार्लियामेंट। सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो हमने ली है वो कहाँ से ली है, रशिया से, रूस से, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेडरलिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो लिए हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया फ्रांस से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत जो लिया है वो हमने फ्रांस से लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया, जो आम आदमी को ताकतफुल बनाए, पावरफुल बनाए, ताकतफुल कह देता हूँ मैं, क्या बनाए, पावरफुल, ठीक है। कनाडा से जो केंद्र को बनाए। आयरलैंड से सबसे डीपीएसपी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो, अगला है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है रशिया से। ये हमने कहाँ से लिया है, रशिया से, ठीक है, रूस की क्रांति से। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो अभी हुए हैं, ये हमारे कब से स्टार्ट हुए थे, ये 23 जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर 2 अगस्त 2026 तक चले थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये थे कौन से नंबर के, तो ये 23वें नंबर के थे। दूसरी चीज़, ये हुए कहाँ से, तो ये हुए थे जो हमारा ग्लास ग्लो है वहाँ हुए थे, और ये पड़ता कहाँ, पड़ता है स्कॉटलैंड में। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर कितने पदक जीते, जो हमने मेडल्स हैं वो कितने जीते, तो मेडल जो हमने जीते हैं वो 39 जीते हैं। 39 में 13, 17 और 9, 13 हमने जीते हैं गोल्ड, 17 हमने जीते हैं सिल्वर और 9 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। अच्छा, इसकी जो टेबल है वो क्या है, टेबल मतलब कौन टॉप पर रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो रहा है वो रहा है इंग्लैंड। कौन रहा है, इंग्लैंड। तीसरे नंबर पे जो रहा है वो रहा है कनाडा, तीसरे नंबर पर कनाडा। और जो चौथे नंबर पर रहा है वो रहा है हमारा इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा भारत रहा है। इस बार क्या हुआ था कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल में बहुत सारे गेम्स जो हैं वो हटा दिए गए थे, जैसे शूटिंग वगैरह, वरना हमारे जो पदक थे वो और भी आ सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो 24 में होंगे वो कहाँ होंगे, तो 24 में जो होंगे वो 2030 में होंगे, और ये होंगे भारत में। कहाँ होंगे, भारत में, और भारत में भी कहाँ, अहमदाबाद में होने वाले हैं। दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रमंडल जो खेल है उसकी शुरुआत कब होती है, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो 1930 में होती है। दूसरा, और जो सबसे पहले जो ये हुए थे हैमिल्टन में। कहाँ, हैमिल्टन,
हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा। उस टाइम पे इसका जो नाम था, उस टाइम पे इसका जो नाम था वो नाम था इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है। उसके बाद इसका जो नाम पड़ता है कॉमनवेल्थ, है ना? क्या? कॉमनवेल्थ। ये जो नाम पड़ता है वो पड़ता है 1978 में। कब पड़ता है? 1978 में। बस ये इतनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं वो याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाई द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम विच रिवर सिस्टम। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किन नदी प्रणालियों द्वारा लाई जा सकते हैं? अब देखो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि इसका ऑप्शन कौन होने वाला है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। देखो बात करी गई है उत्तरी मैदान की। कौन सी? उत्तरी मैदान, मतलब ये उत्तर में आएगा। जो उत्तरी मैदान है वो कहाँ पड़ेगा? उत्तर में ही तो पड़ेगा। महानदी और कावेरी ये हमारे उत्तर में नहीं पड़ती, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। गोदावरी एंड कृष्णा ये हमारे सेंट्रल केंद्र वाले रीजन में पड़ती है कहीं ना कहीं, तो इसका भी आंसर गलत। नर्मदा एंड तापी ये भी हमारे उत्तर में नहीं आती, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यही हमारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं। ठीक है, चलो अब मैं पूरी चीज़ें बताता हूँ उत्तरी प्लेन्स के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में। नदर्न प्लेन है क्या? उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निरपेक्ष से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इनकी जो जलोढ़ मिट्टी है उससे। बहुत ही उपजाऊ और घनी आबादी वाले ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, द नदर्न प्लेन्स आर फाउंड बाई द डिपोजिशन ऑफ द अलोवियल सेडिमेंट्स। ठीक है, किन किन से बनेंगे? गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र से। इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 भाबर, तराई, भंगार और खद्दार। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रीज़न है। ये पूरा, ये वैसे तो पूरा ये वाला रीजन जो है वो इसका पार्ट है। वेस्ट बंगाल भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये हैं हमारे नदर्न प्लेन्स। ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं, राजस्थान वाले को राजस्थान प्लेन्स बोलते हैं, इसको हम पंजाब और हरियाणा वाला प्लेन्स बोलते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन में आपको दिख रहा होगा इसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं, यहाँ तक ये पूरा। और ये जो है इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऊपर सबसे पहले हमने ये वाला जो रीजन पढ़ा था, है ना, ये वाला जो हमने रीजन पढ़ा था, ये पढ़ा था हिमालय रीजन। हिमालय को मैंने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया था? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक, और लेसर हिमालय या फिर शिवालिक। इन रीजन्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था। चलो अब बात करते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले ये देखो हिमालय से जैसे ही नदी निकलती है, हिमालय से जैसे जैसे यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, कहीं से भी निकलती हैं, तो अपने साथ ये बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े पत्थर को कैरी करती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ये पत्थर हैं, जब यहाँ से जब पानी निकलेगा तो यहाँ होगा क्या? जो भब्बर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। जो भब्बर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो नदियाँ हमारी होंगी, देखो क्योंकि पत्थर है ऊपर, जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलेंगी? यहाँ इनके नीचे से निकलेंगी, तो यहाँ पे जो नदी है वो डिसअपियर हो जाती है, नदी नहीं दिखती। ठीक है, दूसरी चीज़, ये नैरो बेल्ट होते हैं और ये हैं कहाँ? ये शिवालिक के, जो शिवालिक वाला रीजन है उसके समांतर है। कहाँ? शिवालिक के समांतर होता है। कौन सा? ये भंवर वाला रीजन। दूसरी चीज़, हैप्पी डिपोजिशन होता है, नदियाँ जो हैं वो गायब हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, नॉट फर्टाइल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं तराई। जब ये तराई वाला रीजन आता है, ये नंबर 1 हो जाता है। तराई वाला जैसे ही रीजन आता है, तराई वाले रीजन में क्या होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे पत्थर कम हो गए, जब पत्थर कम हो जाएंगी तो नदियाँ दिखने लगती हैं, नदियाँ दिखती हैं। ठीक है, नदियाँ दिखती हैं। दूसरी, ये भी जो ज़मीन है वो कम फर्टाइल होती है, कम फर्टाइल। वो तो जो भब्बर है वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, लेकिन ये वो फर्टाइल तो, लेकिन बहुत कम फर्टाइल है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये दक्षिण में है। किसके? जो तराई वाला रीजन है वो दक्षिण में पड़ता है। किसके? भंवर के। किसके? भंवर के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भंगार की और खद्दर की। देखो जैसे ही ये वाला जो आप रीजन देखते हैं, ये वाला जो रीजन, ये रीजन पड़ता है भंगार का। भंगार का मतलब क्या है? भंगार में जो मिट्टी मिलती है वो हमें पुरानी मिलती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी क्या होती है? कम फर्टाइल होती है।
कम फर्टाइल ये आपको मिलती है। बात करते हैं खद्दर की। ये वाला जो रीजन है ये है खद्दर। मैं इसको लाल से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये अब जो खद्दर है, खादर जो है, खादर में जो आपको मिट्टी मिलती है वो मिलती है न्यू एलोवियल। कौन सी? न्यू एलोवियल सॉइल। जब न्यू एलोवियल होती है तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो है उपजाऊ क्यों होती है? देखो, क्योंकि जो यहाँ से तराई वाला जो रीजन है, यहाँ पे पत्थर हमारे हट गए, हमें वाटर मिल गया। दूसरी चीज़ भब्बर वाला जो रीजन है वहाँ भी पुरानी मिट्टी क्यों है? होता क्या है, जैसे जैसे भब्बर से आप आगे बढ़ेंगे, खद्दर वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जो है वो नई मिट्टी अपने साथ लेके आती है। हालांकि बाढ़ से नुकसान भी बहुत होते हैं, लेकिन बाढ़ का जो फ़ायदा है वो ये है कि वो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आ जाती है, और वो नई मिट्टी जो होती है वो अपने आप में बहुत उपजाऊ होती है। देखो, मैंने आगे सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। भब्बर क्या है? शिवालिक पर्वत की तलहटी के साथ होता है, कंकड़ पत्थर वाले मोटे अवसाद यहाँ होते हैं। भूमिगत जो नदियाँ हैं वो भूमिगत हो जाती हैं। सबसे इसका की पॉइंट है जो स्ट्रीम में डिसअपियर हो जाती हैं, नदियाँ गायब हो जाती हैं। मैं बात करता हूँ तराई की। ये भब्बर के दक्षिण में होता है। नदियाँ धरातल पर दिखने लगती हैं, दलदली और नमयुक्त होती हैं। ये कम फर्टाइल होती है, भूमि के लिए बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अच्छा, ठीक है। जो तराई है वो उपजाऊ हो सकती है, मतलब ये फर्टाइल हो सकती है, सॉरी, ठीक है। कीवर्ड इसका वेट एंड मर्शी होती है, ठीक है। बंगाल की अगर हम बात करते हैं, बंगाल ओल्ड एलुवियल होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बाढ़ के मैदान से ऊंचा वाला जो भाग होता है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, उस हिसाब से जो मिट्टियाँ, मतलब पानी तो पहुँचता है लेकिन मिट्टी है उस हिसाब से नहीं पहुँच पाती, है ना। खादर की तुलना में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। भंगार में क्या होता है, कंकड़ पाए जाते हैं, लेकिन खादर में कंकड़ नहीं पाए जाते। नदियों, अगर मैं बात करूँ खादर की, तो इसमें क्या है, नदियों द्वारा बाढ़ के समय लाई गई, जमा की गई नई जलोढ़ मिट्टी ये होती है, बाढ़ के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी जमा होने के कारण बहुत अधिक उपजाऊ होती है, और ये न्यू एलोवियल होती है। चलो, ये आप पढ़ चुके गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन है, भंवर क्षेत्र, भंवर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ है? हिमालय की तलहटी के साथ, साउथ ऑफ द तराई। साउथ ऑफ द तराई में क्या होगा? यहाँ पर होगा भंगार। कौन सा? भंगार, ठीक है। दक्कन के पठार से कोई मतलब नहीं, थार मरुस्थल से हमें कोई मतलब नहीं। तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तराई जो क्षेत्र है वो क्या काली मिट्टी होती है, क्या पथरीली मिट्टी होती है, क्या शुष्क रेतीली मिट्टी होती है? नहीं, दलदली और आर्ट भूमि होती है। मर्सी एंड स्वम्पी लैंड इसमें होता है। बात करते हैं हम 13 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंधु इज रिलेटेड टू एवैक्यूएशन फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन सिंधु किस देश के भारतीयों की निकासी के लिए किया गया था? तो ये ईरान से हमने इस ऑपरेशन को किया था। अच्छा, कुछ ऑपरेशन है जो हॉट फेवरेट हैं। कौन से हॉट फेवरेट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एग्जामिनर पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और बच्चे हर बार गलत करके आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑपरेशन पोलो की। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है वो हमने किया था 1948 में। कब किया था? 1948 में। इसमें हुआ क्या था? पुलिस एक्शन इसमें हुआ था, पुलिस एक्शन, और वो भी हुआ कहाँ था? ये होता हैदराबाद में। ये कहाँ हुआ था? ये जो ऑपरेशन है वो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद को इस हमने भारत का हिस्सा बनाया था। एक है ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1961 में हम करते हैं गोवा, दमन और द्वीप। कौन कौन सा? दमन एंड द्वीप के लिए, दमन एंड द्वीप के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, एक जो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल के टाइम पर। ऑपरेशन विजय, देखो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा ऑपरेशन विजय। अगर वो ऑपरेशन विजय है तो ऑपरेशन विजय गोवा और दमन द्वीप से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो कह देता है ऑपरेशन विजय और किससे रिलेटेड? आर्मी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, तो ये हमने किया था कारगिल में, कारगिल वॉर के टाइम पे। कारगिल वॉर में एक ऑपरेशन और आया था जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर की वहाँ की बात थी। इसको किया था एयरफोर्स ने। किसने? एयरफोर्स ने। और ये कहाँ किया था? ये भी कारगिल वॉर के टाइम पे ही किया था, ठीक है। ऑपरेशन, अगर मैं बात करता हूँ, एक ऑपरेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन बंदर। कौन सा? ऑपरेशन बंदर। ये बंदर हो गया, बंदर है। ऑपरेशन जो बंदर है वो कब हुआ था? तो ऑपरेशन जो बंदर है वो 2019 में होता है। कब होता है ये 2019 में होता है
ऑपरेशन बंदर, इसको करता कौन है? इसको करती है हमारी एयरफोर्स। जब हमने क्या किया था, एयर स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, जब उरी हुआ था, है ना, उरी अटैक हुआ था, उसके बाद में हमने ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया था। ठीक है, चलो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन और है जो अभी चल रहा है और जिसका नाम है सर्वशक्ति। कौन सा? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये क्या है? ये आर्मी द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो रिसेंट में चल रहा है, और ये टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिस्ट के लिए हम इसको चला रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ख़त्म आज की क्लास। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं भाई 10 से 12 घंटे पढ़ना है इसके लिए, तो भाई आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है ना, अग्निवीर का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके 4 to 5 आवर इनफ हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब भी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातों में आने की ज़रूरत नहीं कि आप ये भी वीडियो देख रहे हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं। जीके जीएस का जो श्योर शॉट है, जीके जीएस का जो श्योर शॉट है वो केवल आपकी नैया पार कराएगी पीवाईक्यू सीरीज़ 2027 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं एक्सपाई ग्रुप के लिए, ठीक है, जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो बेस्ट आपको होने वाली है ना, ये बेस्ट सीरीज़ आपकी होने वाली है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।